नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बिहार चुनाव में बेहद ही कम वक्त बाकी है। महज एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है चुनाव को लेकर और चुनाव से पहले सभी की नजरें तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कई वादे इस घोषणा पत्र में किए गए और ज्यादातर फोकस यहां पर युवाओं पर, महिलाओं पर और किसानों पर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही ओबीसी वर्ग के लोगों पर और इसके साथ ही गरीबों पर भी इस बार घोषणा पत्र में खास ध्यान दिया गया है। लेकिन इस घोषणा पत्र में गौर करने वाली बात यह है कि गरीबों के लिए जो घोषणाएं की गई है उसको एनडीए ने पंचामृत गारंटी का नाम दिया है। अब इसको पंचामृत गारंटी का नाम क्यों दिया गया है, इस गारंटी में क्या क्या चीजें शामिल है, गरीबों के लिए क्या वादा एनडीए की तरफ से किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित मौजूद है। रोहित, पंचामृत गारंटी गरीबों के लिए ये नाम दिया गया घोषणा पत्र में एनडीए के। इसके तहत गरीबों को लेकर विपक्षी पार्टी जितने भी मुद्दे उठा रही है इस बार बिहार में, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं एनडीए ने कवर करने की कोशिश की है। पंचामृत नाम क्यों दिया गया? पंचामृत नाम इसलिए क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ेगा। पंचामृत हिंदुओं में बहुत शुद्धता के लिए माना जाता है। जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उस दौरान प्रसाद में पंचामृत मिलता है और उसे अमृत कहा जाता है। 5 चीजों से मिलकर बनता है। तो ऐसे में हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक शब्द जो कि ये बताने के लिए है कि हम अपने मुद्दे पर, जब से शुरुआत में हिंदुत्व के मुद्दे पर थे, आज भी उसी मुद्दे पर हैं और उसी के अंतर्गत हम विकास करने के लिए तैयार हैं। अब तमाम घोषणाएं हैं जो होती रहती हैं, तमाम घोषणाएं नहीं पूरी होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मुझे लग रहा है कि जरूरी बात करनी है एनडीए के घोषणा पत्र में, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई जाएगी। अब ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी जांच करेगी जो अति पिछड़ा वर्ग है, ऐसी जातियां जैसे मुसहर जाति हैं और तमाम ऐसी जातियां जहां पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हैं। आज भी उनके रोज के जीवन की स्थिति इतनी खराब है कि हम और आप लोग देख लें तो अपने पर गर्व करेंगे कि हमें किस तरीके की जिंदगी इतनी अच्छी मिली है और कैसी जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो वो समाज जो पूरी तरीके से कटा हुआ है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और कहते हैं कि आखिरी व्यक्ति आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक हमें पहुंच बनानी है। निश्चित तौर पर 11 साल में वहां तक पहुंच हुई है, लेकिन अभी भी कई इलाके, कई क्षेत्र छूट चुके हैं। तो जो कमेटी बनाई जाएगी वो अति पिछड़ा वर्ग, जो आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग करे गए, उनको ये आर्थिक स्थितियों को पता लगाया जाएगा और उनको सुविधाएं दी जाएंगी। ये मैं इतने में अब सोच रहा हूँ कि मैंने ये बात क्यों उठाई, केवल अति पिछड़ा वर्ग की। तमाम और घोषणाएं हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर तमाम घोषणाएं हैं, सम्मान किसान निधि की बात है, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात है और नक्सलवाद या माओवाद, जो भी तरीके की समस्याएं हैं, डेमोग्राफी चेंज, उन सब चीजों की बात है। लेकिन बिहार के स्तर पर इस बात का जिक्र करना, और पिछले 3 महीने बात कर रहे हैं, जब वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन ने शुरू की थी तब भी हमने यही कहा था कि वोटर अधिकार यात्रा से आप जनता तक जुड़ाव महसूस नहीं कर सकते। और क्या हुआ? राहुल गांधी उस मुद्दे को भूल गए। चुनाव आते आते वोटर अधिकार यात्रा कोई मतलब ही नहीं रह गया। वोट कटे थे, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो बात करेंगे उनके रोजगार की, जो बात करेंगे उनके नल से आने वाले शुद्ध पानी की, जो बात करेंगे उनके 2 वक्त के राशन की, जो बात करेंगे कि उनको लाइट मिल जाए, शौचालय मिल जाए, जनता उससे कनेक्ट होगी। आरजेडी मतलब इंडिया ब्लॉक का जो आया तेजस्वी प्रण, उसमें भी इन बातों का जिक्र है। 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है, लेकिन उसमें फर्क क्या है? अब उन्होंने कहा है कि हर परिवार को हम रोजगार देंगे। अब एक परिवार को अगर एक भी रोजगार देंगे, मिनिमम 20,000 रुपए की नौकरी देंगे ही, इससे कम क्या? चलिए मैं मान रहा हूं 10,000 का भी आप दे रहे हैं नौकरी, तो जितने का बजट है पूरे बिहार का, उससे 3 गुना सैलरी हो जा रही है। कहां से देंगे इंडिया ब्लॉक वाले? ये जब सवाल पूछा जा रहा है तो ना मुकेश सहनी बता पा रहे हैं, ना राहुल गांधी बता पा रहे हैं, ना तेजस्वी यादव बता पा रहे हैं। अब एनडीए के घोषणा पत्र पर विश्वास क्यों हो जाता है लोगों को? उसका कारण यह है कि जब इनके
बीजेपी की मैं बात करूं जो लीड करती है एनडीए को, जब इनके 2 सांसद थे या जब एक भी सांसद नहीं थे, जनसंघ हुआ करता था, तब भी इन्होंने जो मुद्दा पकड़ा उसी मुद्दे पर 40 साल तक रहे। मंदिर को, अयोध्या के मंदिर को लेकर 1984 में इन्होंने मुद्दा छेड़ा, कह सकते हैं कि वहां पे एंट्री की, और फैसला आया 2019 में, 2024-25 तक आप मान लीजिए मंदिर बनने तक 40 साल में कोई ऐसा दिन नहीं बीता जिन्होंने इन्होंने उस मुद्दे के बारे में जिक्र ना किया हो। एक मुद्दे पर टिके रहना यह बीजेपी को मजबूत बनाता है। 370 की बात की और नारा दिया कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश एक विधान होगा, एक देश में 2 झंडे नहीं होंगे, और 2019 370 हटने तक वो उस मुद्दे पर अडिग रहे और हर दिन बात करते रहे। 3 तलाक का मुद्दा जिस दिन से पकड़ा उस दिन से उस पर अडिग रहे और 3 तलाक हटाकर ही उन्होंने खत्म करके ही दम लिया। तो बीजेपी ने 3, 4, 5 मुद्दे जो पकड़े जनसंघ के टाइम पे, बीजेपी बनने से पहले, उन मुद्दों से भटकी नहीं। दूसरी तरफ गठबंधन आते गए जाते गए, उन्होंने मुद्दे उठाए भूल गए। जैसे मैं ताजा उदाहरण वोटर अधिकार यात्रा की दे रहा हूं कि मुद्दा आपने उठाया और फिर इन मुद्दों को आप भूल गए। राहुल गांधी कभी जाकर छठ पर कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो उनके लिए परेशानी का सबब खड़ा हो जाएगा, हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उदाहरण दे रहे थे। लेकिन आप ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को उठाइए ही क्यों जिससे लगता है कि थोड़ा सा अगर एक शब्द इधर से उधर हुआ तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। छठ जैसे पर्व पर अगर आप ढोंग शब्द का प्रयोग करते हैं किसी के साथ भी जोड़कर, तब आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो मुद्दे उठाए गए, अगर कंपैरिजन करेंगे तो महिलाओं को लेकर भी बात यही की गई, लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, रोजगार का रोड मैप भी दिया है आरजेडी की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, ये ऐसे तमाम घोषणा पत्र ये इंडिया ब्लॉक के हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि लालू यादव की फोटो इतनी छोटी सी क्यों लगी है घोषणा पत्र में, क्योंकि लालू यादव तो बिहार के सबसे बड़े नेता, इंडिया ब्लॉक के बिहार में सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव और उनके पिताजी, तो लालू यादव की फोटो आपने छोटी क्यों लगा दी है? क्यों? क्योंकि इसलिए आपने छोटी लगा दी, लोगों को पता है कि लालू यादव का चेहरा, आपको पता है कि लोगों के सामने लालू यादव का चेहरा अगर अच्छे से दिखेगा तो उनको याद आएगा जंगल राज, उनको याद आएगा ऐसे ऐसे अपहरण कांड जो कि दिल दहला दे, तमाम घोटाले याद आ जाएंगे, घोटाले याद आएंगे, उनको याद आएगा कि आईएएस की वाइफ सुरक्षित नहीं थी लालू राज में, राबड़े राज में, आईएएस की बीवी के साथ एक नेता का बेटा क्या दरिंदगी करता रहा, ये सबको पता है। तो लालू यादव का चेहरा इसीलिए एकदम छोटा सा लगा दिया घोषणा पत्र में, और तेजस्वी से राजनीति में ऐसी ही बातें होती हैं, राजनीति में संदेश बहुत चुपके से दिया जाता है लेकिन क्लियर संदेश होता है। ये जनता के बीच विश्वास तेजस्वी यादव पहुंचा रहे हैं कि जो पिताजी ने किया, जो माता जी के राज में हुआ, वो उस दौर की बात थी। मैं युवा हूं, मॉडर्न हूं, मैं आपके बीच के हिस्से ही निकला हूं और मैं आपकी बात करने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए उन्होंने छोटी फोटो लगा के ये दबाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने वो मुद्दा बना दिया। बीजेपी का क्या है? नीतीश कुमार जैसा चेहरा है, और नीतीश कुमार को मैं हमेशा कहता हूं कि मजबूरी क्यों बीजेपी की? नीतीश के दामन पर दाग नहीं है, नीतीश पर आज तक ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, वो आरजेडी के साथ आज नहीं कल चले जाए। मैं कह रहा हूं अगर नीतीश चुनाव जीते 14 को और 16 तारीख को वो कह दें कि मैं आरजेडी के साथ सरकार बनाऊंगा, तब भी उनके यहां ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ेगा। जैसा विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी से कोई विरोध करता है उसके यहां ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाता है। पड़ता तभी है ना जब आपने ऐसे कांड किए हो। नीतीश कुमार तो कई बार पलटे, तो नीतीश के दामन पर दाग नहीं है, और लालू प्रसाद यादव के दामन में आपको सफेदी ढूंढनी पड़ेगी इतने दाग। लेकिन रोहित, जो घोषणा पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर जिस पंचामृत गारंटी की हम बात कर रहे हैं, उसमें मुफ्त बिजली, राशन, इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर, इलाज को लेकर भी घोषणा की गई है, घर को लेकर भी घोषणा करती गई है। अब विपक्षियों का ये कहना है कि ये तमाम चीजें तो हम ही दे रहे थे और हमारे घोषणा पत्र से ही कहीं ना कहीं बीजेपी ने कॉपी किया है। देखिए, कहने की बात और करने की बात, मैं वही शुरुआत में समझा रहा था। एक घोषणा पत्र उस गठबंधन का है या उस पार्टी जो लीड करती है उस गठबंधन को, जो एक मुद्दे पर 40 साल तक खड़ी रह सकती है और हर दिन उसके प्रवक्ता, नेता उस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, और 40 साल में एक बार भी स्टैंड नहीं बदलता है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 40 साल में हर दिन बोला गया, ये 50 साल में
उन्होंने कहा कि हम शौचालय घर घर तक पहुंचाएंगे 2013 के 14 के कैंपेन में। तो 11 साल बाद भी आज शौचालय बन रहे हैं। 12,000 रुपए दिए गए थे, बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन मैं वही कहता हूं कि दूर दराज के इलाकों में जब आप जाकर पूछेंगे कि 12,000 रुपए आपको मिले हैं, इससे क्या बदला, तो साफ कहेंगे कि हमें बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। और इससे बहुत बड़ा फर्क आया है, मानिए ना मानिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें भी सब बन ही गए, तमाम लोगों ने पैसे कहीं लगा दिए, कुछ कर दिए, क्योंकि 12,000 में मैं कह रहा हूं 10,000 भी मिलते, 2,000 प्रधान गांव का ले ही लेता था। बिल्कुल। तो आज 11 साल बीत गए मोदी सरकार को, लेकिन वो आज भी शौचालय बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में हर घर पक्का होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश का हर घर पक्का हो गया, तमाम जगह समस्याएं हैं, तमाम घर भी नहीं बने हैं, तमाम सुविधा नहीं मिली है लोगों को जिनको जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं हो रहा है। कई ऐसे परिवार, मैं अपने गांव के अगर हालात बताऊं पक्के मकानों पर, तो कई ऐसे परिवार हैं जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी या इतनी कमाई नहीं थी कि वो पक्का घर बनवा लें 2 कमरे का, लेकिन आज गांव में, मैं अपने गांव की बात बताऊं तो 1 या 2 घर होंगे जो कच्चे होंगे, हालांकि उनका भी 1 कमरा पक्का बन गया होगा। और 2022 24 25 तो 10 साल तक बीजेपी उस पर लगी रही, वो उस पर बात करते रहे। उनसे जब पूछा गया कि आप शौचालय कैसे पूरे देश में बनवा देंगे, तो उन्होंने कहा हम बनवा देंगे। कहीं नहीं बनवाया, हमने इतना बनवाया, 10 लाख बनवा दिए ना, या 10 करोड़ बनवा दिए ना। उन्होंने कहा 2014 के कैंपेन में कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा, और उन्होंने 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन दिया फ्री में। पैसा लिया उसके बाद, लेकिन एक साथ अगर किसी से आप 5,000 रुपए ले रहे हैं और हर महीने 100, 200, 400 या सब्सिडी में बढ़ाकर ले रहे हैं, तब उसका असर कम पड़ता है। लेकिन एक परिवार जिसकी कमाई 5,000 हो, अगर वो 5,000 महीने दे दे गैस और चूल्हे के लिए, तो उसकी तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसी देश में याद है उससे पहले कि गैस कनेक्शन के लिए आपको अपने लोकल विधायक से सोर्स लगाना पड़ता था। इसी देश में बता रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश की और इसी देश के कई हिस्सों की मैं बात कर रहा हूं। और जिनके घर में गैस सिलेंडर हो जाता था, वो रईस माने जाते थे कि रईस हैं भाई ये गांव के। लोग देखने जाते थे, गैस सिलेंडर उनके यहां लग गया। गैस भरवाने के लिए 4 दिन लाइन में लगना पड़ता था, और जिसके यहां सिलेंडर मिल जाए, वो ये भाई उनके यहां गैस से खाना बनता, गैस सिलेंडर से खाना बनता। मोदी आए, उन्होंने बात की। आज भी 11 साल बाद वो ये बात कर रहे हैं कि जहां नहीं पहुंचा है गैस कनेक्शन पहुंचेगा। अभी 10 करोड़ लोगों तक, 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा है। उससे बदला क्या? महिलाओं में वैसे ही जो दूर दराज गांव की महिलाएं थी, उनमें परेशानियां बहुत थी शारीरिक तौर पर, क्योंकि उनका उस तरीके से पोषण नहीं हुआ। ऊपर से वो चूल्हे में खाना बना रही हैं, तो वो धुएं की वजह से वो महिलाएं और ज्यादा परेशान होती थी। घूंघट ऊपर से, तो इतनी समस्याएं थी। ये बात किसने सोची? 55 साल, 56 साल, 60 साल राज करने वालों तो नहीं सोचा कि एक गांव में बैठी हुई, बिहार के अररिया में बैठी हुई एक महिला जो चूल्हे में खाना बना रही होगी, लकड़ी बीनने जा रही होगी, सांप काट ले रहा होगा, बारिश में लकड़ी भीग जा रही होगी, उसके यहां खाना नहीं बन रहा होगा। ये किसने सोचा आकर 65 साल, 70 साल बाद? इसी सरकार ने सोचा। तो इसीलिए गठबंधन वाला, भले महागठबंधन वाला कह रहे हैं कि हमारे से कॉपी किया है, तो ये भी चलो तुम्हारी बात मान लें, कॉपी किया है, लेकिन वो अडिग रहने वाले लोग हैं, उन्होंने प्रूफ किया है। आपने कर्नाटक में वादा किया कि आते ही हम आपको इतना पैसा देंगे महिलाओं को, बस की यात्रा फ्री, दिल्ली वाला आपने वहां फंडा लगा दिया। फिर बाद में सिद्धरमैया क्या कह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, फ्री उरी नहीं चलेगा, ये हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। घाटे में चली गया डीटीसी, वहां का जो भी है, डीटीसी तो दिल्ली का है, वहां घाटे में चला गया। सुक्खू ने क्या कहा हिमाचल संभालते ही कि ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। बाद में सरकारी बस में सामान रखने के लिए भी किराया लगाया जाने लगा कि भैया 50 किलो की बोरी ले जा रहे हो तो 22 रुपए उसका भी देना पड़ेगा, 10 रुपए उसका भी देना पड़ेगा। तो क्यों लगाया गया? क्यों? क्योंकि घाटे में चले गए। तेलंगाना वाले सीएम जो कि खुलेआम कहते हैं कि भैया मैं 1 रुपया फ्री नहीं दे सकता हूं, 1 पैसा मैं फ्री नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो 18 लाख करोड़ आते हैं महीने के, 7 तारीख को तो उसमें से 90% खत्म हो जाता है। अब जो बचा मैं उससे राज्य चलाऊं या फिर मैं फ्री बांटूं, रेवड़िया बांटूं। तो इन्होंने जो वादे किए फ्री देने के, कहीं नहीं कर पाए, हर जगह घाटे में चले गए। तो जनता यह भी देख रही ना, कर्नाटक का वादा आप नहीं पूरा कर पाए, आप वादा नहीं पूरा कर पाए हिमाचल का।
बीजेपी ने वादा पूरा किया। जिस फ्री तमाम योजनाओं की स्कीम की आप बात कर रहे हैं, वो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली में लागू किया था, फ्री बस सेवा और तमाम अन्य योजनाओं को लेकर, बिजली यूनिट को लेकर भी आप बीजेपी भी तो उस पर सवाल उठाती आ रही है। तो बीजेपी सवाल उठा रही है, वो क्यों? जैसे पूछा गया तेजस्वी यादव से कि भाई आपने हर परिवार को नौकरी देने की बात कही है, अब ये बताइए नौकरी देंगे कैसे? 3 रुपए का बजट है आपका, आप 9 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कोई गुणागणित तो बताना तो ये चाहिए था ना। केजरीवाल से जब पूछा गया 2014 या 15 में कि आपने तो कह दिया है कि फ्री ये कर दूंगा, पानी, शिक्षा, बिजली, दवाइयां और एक चीज कोई और था, 4 या 5 चीज केजरीवाल ने सेवा महिलाओं के लिए। तब केजरीवाल से पूछा गया कि बजट से ऊपर जा रहा है। केजरीवाल ने बताया कि मैं ऐसे करूंगा, यहां से इतना पैसा बचता है घोटाले में जाता है, उस पैसे को मैं उठा के यहां लगाऊंगा। इस मंत्री किया नहीं किया वो बात की बात है। ये मंत्री जी 8 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, इनका काफिला 1 गाड़ी का होगा। अब मंत्री जी पर अपना पेट्रोल खुद भरवाएं अपनी विधानसभा, वो पेट्रोल से 10 रुपया बचेगा, उसको उठा के हम पानी में लगा देंगे, ऐसे ऐसे करके। हालांकि केजरीवाल बाद में खुद ही लाव लश्कर लेकर चलते रहे और जनता ने उसका हिसाब कर दिया, और जनता ने पंजाब में उसका इनाम भी दिया। केजरीवाल के मॉडल पर भरोसा किया तभी तो पंजाब जिताया, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में किया, ऐसा भी नहीं कह सकते केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। बिजली का बिल नहीं आता है, लोगों को पता है केजरीवाल के राज में। पानी की सुविधाएं, पानी गंदा था वो भी सच है, लेकिन पानी मिलता था जहां पर, वहां पर पानी का पैसा नहीं लगता था। तो केजरीवाल ने वो किया और बताया कि हम कैसे करेंगे, कि वहां घोटाले में इतना पैसा खर्च हो रहा है या उतना घोटाला कर ले जा रहा है, उस घोटाले का पैसा निकालूंगा और उस घोटाले का पैसा लगा दूंगा कि दवाइयां फ्री मिलेंगे भाई, कि 3000 करोड़ रुपए वहां से बच रहे हैं। अब तेजस्वी से पूछा जा रहा है, डिप्टी सीएम बनने निकले मुकेश सहनी से पूछा जा रहा है, तो उनको तो यही नहीं पता कितने परिवार हैं बिहार में। मुकेश सहनी कह रहे हैं वो बता ही नहीं पा रहे हैं कितने परिवार हैं। अब वो क्या आइडिया बताएंगे, कहां से पैसा लाएंगे? तो आपको बताना चाहिए ना कि हम इस आइडिया से करेंगे। बीजेपी कह रही है ना कि हम अगर 4 मेट्रो और एयरपोर्ट बनवाने के लिए ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने वो मेट्रो बनवा दी। चुनाव से पहले पटना में मेट्रो चलना शुरू हो गई। 15 तक तो आपके पास भी अवसर था ना, आरजेडी वालों के पास, और आप भी नीतीश कुमार के साथ ही थे, बिल्कुल बनवा सकते थे, नहीं किया आपने। ठीक, आप कर सकते, न्यू रखवा देते। फिर कहेंगे कि देखो, कि फिर याद दिलाएंगे कि भूमि अधिग्रहण हमने 1991 में ही कर लिया था और बनवाया, अब जाकर और क्रेडिट ये ले रहे हैं। भाई 25 साल क्यों लगते थे पहले किसी योजना को पूरा होने में? अयोध्या के एयरपोर्ट 2 साल में बना ना, 23 में बनना शुरू हुआ। राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या का एयरपोर्ट चल रहा है। रोहित, और घोषणा पत्र देखिए, सभी पार्टियों के अपने अपने घोषणा पत्र होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उन घोषणा पत्र को जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता जब अपना समर्थन आपको देती है, तो धरातल पर कितना उतरते हैं, कितना काम करते हैं, अपने द्वारा किए गए वादों को कितना पूरा करते हैं। बहरहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि घोषणा पत्र तो जारी कर दिए गए, लेकिन जनता का समर्थन किसे जाता है? बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जनता जल्दी बता देगी कि किसके सिर पर इस बार ताज सजेगा। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।